हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस जो है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आता है और आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास 10th के अंदर पढ़ रखा है जिसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला को पढ़ाई करी है। तो आइए अब हम पहले थोड़ा सा जो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था क्लास 10th के अंदर उसको हम आपको रिवाइज करवाते हैं। कुछ नए फॉर्मूलेस क्लास 11th के लिए भी इसमें हम देंगे, फिर हम अपनी एक्सरसाइजेस में आएंगे। सबसे पहली चीज़, ये जो सिस्टम होता है इसको हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसको हम लिखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, CARTESIAN, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, या इसी को हम बोल देते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन अब हमें क्या करना है, आप ये देखिए कि आपने ग्राफ बनाना सीखा हुआ है। जब हम ग्राफ बनाते हैं तो उसके अंदर एक्स एक्सिस को हम बनाते हैं और वाई एक्सिस को हम बनाते हैं। तो ये हमारी दोनों एक्सिस हो गई हैं, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको हम एक्स डैश से इधर हम डिनोट कर देते हैं, और ये वाई एक्सिस हमारी हो गई, इधर हम वाई से डिनोट करते हैं, इसको हम वाई डैश से डिनोट कर देते हैं। तो यही हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है या कोऑर्डिनेट प्लेन है। तो इसके अंदर किसी भी पॉइंट को हम एक्स वाई से डिनोट करते हैं। मान लेते हैं मैंने एक पॉइंट ए लिख दिया यहाँ पे, इसको डिनोट कर दिया x1 y1 से। इसी तरीके से एक पॉइंट मैंने बी लिख दिया, इसको मैंने डिनोट कर दिया x2 y2 से। इस तरीके से इस सिस्टम के अंदर हम जो हैं पॉइंट्स को डिनोट करते हैं। अब आप देखिए हमने क्या क्या चीज़ें पहले से सीखी हुई हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ है डिस्टेंस फार्मूला, DISTANCE, डिस्टेंस फार्मूला। ये हमने क्लास 10th के अंदर फार्मूला पढ़ा हुआ है, केवल हम आपको याद दिलवा रहे हैं। अगर दो पॉइंट्स हैं A x1 y1 और B x2 y2, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको हम AB से लिख सकते हैं। तो ये डिस्टेंस जो बनेगा हमारा, ये डिस्टेंस क्या बनेगा, दिस इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बहुत ही सिंपल फार्मूला है, सिर्फ आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इस a और b पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो ये जो डिस्टेंस निकलेगा यही डिस्टेंस हमें इस फॉर्मूले से भी मिलेगा। इसके बाद जो दूसरा फार्मूला आता है, जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, वो होता है सेक्शन फार्मूला। तो देखिए सेक्शन फार्मूले के लिए क्या है, SECTION, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले के अंदर भी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इंटरनल डिवीज़न और एक होता है एक्सटर्नल डिवीज़न। तो पहले हम इंटरनल डिवीज़न लिख रहे हैं। इंटरनल डिवीज़न, इंटरनल डिवीज़न का क्या मतलब होता है कि ये जो A और B हैं इनको कोई पॉइंट जो है, मान लेते हैं एक पॉइंट P हो गया, P पॉइंट इनको किसी रेशियो में डिवाइड करेगा। मान लेते हैं वो रेशियो m1:m2 है, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। अगर P जो है A और B को, लाइन ज्वाइनिंग A और B को m1:m2 रेशियो में डिवाइड करता है, तो इस P के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे ये हमें लिखना है। तो हम लिख रहे हैं P के कोऑर्डिनेट्स। देखिए P के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इसी तरीके से m1 y2 प्लस
m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये क्या हो गया, ये हमारा इंटरनल डिवीज़न हो गया। इसी के अंदर आइए अब हम एक्सटर्नल डिवीज़न की भी बात कर लेते हैं। सेक्शन फार्मूला का ही ये एक्सटर्नल डिवीज़न है। तो सेक्शन फार्मूला एक्सटर्नल डिवीज़न, सेक्शन फार्मूला एक्सटर्नल डिवीज़न। एक्सटर्नल डिवीज़न का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये जानिए। जैसे हमने आपको ये बताया था कि दो पॉइंट्स हमारे पास A और B हैं, उनके बीच में जब कोई पॉइंट P डिवाइड करता है तो उसको हम कहते हैं इंटरनल डिवीज़न। कई बार क्या होता है कि ये पॉइंट A और B के बीच में लाई नहीं करता है। जब A और B के बीच में लाई नहीं करता है पॉइंट, और वो पॉइंट जो है बाहर होता है, A और B के बाहर होता है, उस केस के अंदर जो डिवीज़न बनता है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल डिवीज़न। तो ये देखिए एक्सटर्नल डिवीज़न हमारा क्या बनेगा उस केस के अंदर। अभी हम इसको पॉइंट P से ही डिनोट कर देते हैं, m1x2 माइनस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। इसका मतलब क्या है, हमने m2 को माइनस m2 से रिप्लेस कर दिया है। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट के अंदर m1y2 माइनस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। सो बेसिकली m2 इज़ रिप्लेस्ड बाई माइनस m2। इंटरनल डिवीज़न के अंदर अगर हम m2 को माइनस m2 से रिप्लेस कर देते हैं तब ये एक्सटर्नल डिवीज़न बन जाता है। आइए फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब इंटरनल डिवीज़न है ये, लेकिन रेशियो क्या हो गया, 1:1 हो गया। अब हमारे जो दो पॉइंट्स हैं वो पहले से भी वही हैं, x1y1 x2y2। तो उस केस के अंदर जो मिड पॉइंट है इसको हमने m से डिनोट कर देते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला बन गया है जो केवल इंटरनल डिवीज़न से हमें मिल गया है। m1 की वैल्यू भी हमने 1 रख दी है और m2 की भी वैल्यू हमने 1 रख दी है। आइए अब हम तीसरी बात कर लेते हैं, फिफ्थ पॉइंट है ये हमारा, ये है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। अब एक ट्रायंगल हम यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहे हैं। देखिए ट्रायंगल के पॉइंट्स हम लिख दे रहे हैं ABC, वर्टिसेस हो गए ABC। दिस इज़ A के कोऑर्डिनेट्स हम लिख रहे हैं x1 y1। एक पॉइंट हो गया B, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं x2 y2, और ये पॉइंट हो गया C x3 y3। अब पहली चीज़ आपको ये मालूम होना चाहिए सेंट्रॉइड का क्या मतलब होता है। सेंट्रॉइड का मतलब ये होता है जिस पॉइंट पे सारे मीडियंस मिलते हैं उसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। द पॉइंट वेयर ऑल मीडियंस इंटरसेक्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। तो इनको हम ये कह सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। मीडियन क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। अगर हम अपोजिट वर्टेक्स से किसी भी साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, अ लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। तो सेंट्रॉइड को हम जनरली G से डिनोट करते हैं और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट के अंदर y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारा क्या हो गया, ये सेंट्रॉइड हो गया है। इसके बाद जो सिक्स्थ पॉइंट हमें डिस्कस करना है
वो है इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। तो ये हो गया इन सेंटर, INCENTRE। इन सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल। इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स। अगर दो एंगल का भी है तो भी चल जाएगा, एक ही पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगे। वैसे तीनों ही अगर हम ले लेते हैं इंटरनल बाइसेक्टर्स, वो भी एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम इन सेंटर बोलते हैं। अब मान लेते हैं ये जो ट्रायंगल हमने बनाया है, वर्टेक्स ए के सामने जो साइड BC है उसको हम जनरली A से डिनोट करते हैं। तो BC की लेंथ हो गई A, और इसी तरीके से AB की लेंथ हो गई B। AB के सामने हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये हो गई B, और C के अपोजिट इसको हम लिख दे रहे हैं C। तो ये तीनों साइड्स की लेंथ हो गई है। A के अपोजिट जो साइड है उसकी लेंथ A है, एंगल B के अपोजिट जो साइड है उसकी लेंथ B है, और एंगल C के अपोजिट जो साइड है उसकी लेंथ C है। तो इन सेंटर को हम I से डिनोट करते हैं। तो आप चेक करिए I के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, AX1 प्लस AX प्लस BX2। तो ये बनेगा AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। इसी तरीके से Y कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C। तो ये क्या हो जाते हैं, ये इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं। आइए इसके आगे की भी हम बात कर लेते हैं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो फिर से हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये हमारा 7th पॉइंट हो गया है। देखिए ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वही ट्रायंगल है। A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, B के कोऑर्डिनेट्स x2 y2, C के कोऑर्डिनेट्स x3 y3। तो इसको हम इस तरीके से लिख लें, ट्रायंगल से हम डिनोट कर देते हैं इसको। ट्रायंगल मतलब एरिया, दिस इज इक्वल टू 1/2। एक मॉड लगाइए। अब यहाँ पे लिखिए x1 और यहाँ लिखिए y2 माइनस y3। एक साइक्लिक रोटेशन फॉलो होगा 1 2 3। अब आ जाएगा x2 और ब्रैकेट के अंदर डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स लिखना है। x2 आ गया है तो क्या आ जाएगा, y3 माइनस y1। साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन होना है 2 3 1 प्लस x3। अब ये क्या आ जाएगा, y1 माइनस y2 3 1 2। एक साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन्ड होगा और हम इस एब्सोल्यूट वैल्यू को मॉड को क्लोज कर देंगे। तो इस एरिया को फॉर्मूले को हमने मॉड के अंदर लिखा है। मॉड के अंदर इसलिए लिखा है क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अगर बाय कैलकुलेशन हमें -5 मिल रहा है, इसका मतलब एरिया कितना है, 5 स्क्वायर यूनिट्स है। क्लास 10th में जब आपने पढ़ा होगा, मे बी ये पॉसिबल है कि आपने यहाँ पे मॉड का साइन नहीं लगाया है, लेकिन अगर हम यहाँ पे मॉड का साइन लगाते हैं तो ये हमारे लिए कैलकुलेशन में आसान होगा और वो सही भी रहेगा। आइए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन की भी बात कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं लोकस, LOCUS। जब भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं उसके अंदर लोकस का बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। लोकस ऑफ ए पॉइंट, लोकस ऑफ अ पॉइंट।
पॉइंट कहें या मूविंग पॉइंट कहें, एक ही चीज़ है। पॉइंट इन अ प्लेन, in a plane is the path traced या traced by a moving point, locus of a point in a plane is the path traced by a moving point। यहाँ हम नहीं भी पॉइंट लिखते तब भी चल जाता, और लिख भी दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मूविंग पॉइंट अंडर गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशंस, अंडर गिवन कंडीशंस या ज्योमेट्रिकल कंडीशंस, इज कॉल्ड लोकस। तो इस चीज़ को याद रखना है कि एक मूविंग पॉइंट है, वो कुछ पाथ को ट्रेस कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, तो जिस पाथ पे वो जा रहा है वो लोकस कहेगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक फिक्स पॉइंट हमें दे रखा है और एक ये मूविंग पॉइंट है, और ये इस तरीके से मूव करता है कि फिक्स पॉइंट से इसका डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगा। आप देखिए ये मूविंग पॉइंट अब ट्रेस हो रहा है, ट्रैवल कर रहा है, और एक फिक्स पॉइंट से हमेशा ही डिस्टेंस बराबर रखेगा। तो ये देखिए आपको कैसा शेप दिखाई दे रहा है, ये सर्कल बन रहा है। तो इस केस के अंदर लोकस ऑफ द मूविंग पॉइंट क्या बन गया, सर्कल बन गया। तो पाथ ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग पॉइंट सेटिस्फाइंग सम गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशंस इज कॉल्ड लोकस ऑफ द पॉइंट। आइए इसके बाद हम बात करते हैं स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की यहीं से शुरुआत होती है। स्लोप, SLOP, स्लोप, और ग्रेडियंट, GRADIENT, ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। स्लोप को जनरली m से डिनोट करते हैं हम, और मान लेते हैं कि ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस तरीके से हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है। अब कोई भी लाइन इस तरीके से हमारी बन के आ रही है, तो ये जो थीटा एंगल बन गया, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन होती है एंगल को मेज़र करने के लिए। इस थीटा को हम कहते हैं इंक्लिनेशन। थीटा इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। अब इसी का अगर हम tan ले लेते हैं, tan थीटा, तो स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं, तो m इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, tan थीटा। तो इस tan थीटा की वैल्यू जो भी निकलेगी वो क्या हो जाएगा, इस लाइन की स्लोप निकल आएगा। अब मान लेते हैं कि हमारे पास थीटा नहीं दे रखा है, लेकिन इन प्लेस ऑफ थीटा हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं, x1, ये पहला फॉर्मूला हो गया स्लोप के लिए। अब अगर हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं, a x1 y1 एंड b x2 y2, अगर आप ड्रॉ करोगे तो भी आप इस चीज़ को निकाल सकते हो। जो tan थीटा की वैल्यू आएगी या m की जो वैल्यू आएगी वो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो इससे हमें स्लोप मिलता है। अब एक और चीज़ की यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन यूज़ वो आगे होना है। किसी भी लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको हम कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन। अगर हमें कोई भी स्ट्रेट लाइन दे रखी है, उसकी इक्वेशन दे रखी है और हमें स्लोप निकालना है, तो उसको हम लिखते हैं माइनस a बाई बी। इसका मतलब क्या हो गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। इस तरीके से हम जो है स्लोप निकालते हैं किसी भी लाइन का। अब आइए अगले पॉइंट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ पॉइंट नंबर 10।
इसके अंदर क्या है, 2 लाइन्स आर पैरेलल, 2 लाइन्स पैरेलल कब होंगी, 2 लाइन्स आर पैरेलल इफ, क्या कंडीशन होनी चाहिए, मान लेते हैं ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक लाइन ये हमने बना दी है देखिए, और एक लाइन हमने ये बना दी है। अब ये एंगल बन गया अल्फ़ा और ये एंगल बन गया बीटा। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, इफ़ tan अल्फ़ा इज इक्वल टू tan बीटा, तो हमने लिखा यहाँ पे tan अल्फ़ा इज इक्वल टू tan बीटा। दिस इम्प्लाइज m1 इज इक्वल टू m2। तो ये सिंपल सी कंडीशन है, दो लाइंस पैरेलल हैं अगर m1 जो है m2 के इक्वल है। अब आइए इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़, अगर मान लेते हैं दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर, 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ, अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 90 डिग्री, अल्फ़ा प्लस 90 डिग्री। अब ये फिगर आप देखिए, इस तरीके से हम इस फिगर को बना रहे हैं। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया है एक्स वाई एक्सिस का। अब ये एक लाइन है और ये जो है एंगल कितना बना रही है, बीटा एंगल बना रही है। दिस इज़ बीटा, ये बीटा एंगल बनाया है इस लाइन ने, दिस इज़ बीटा एंगल। और एक और जो लाइन है वो इस तरीके से लाइन हमारी बन रही है और इसने एंगल बनाया है अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा एंगल हो गया। और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 90 डिग्री। ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, इसीलिए हमने लिख दिया बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 90। या अगर हम दोनों साइड tan ले लेते हैं तो हम लिख सकते हैं tan बीटा इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फ़ा प्लस 90। tan ऑफ अल्फ़ा प्लस 90 कितना बन जाएगा, माइनस कॉट अल्फ़ा बन जाएगा ये। दिस इज इक्वल टू माइनस कॉट अल्फ़ा। माइनस कॉट अल्फ़ा को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन tan अल्फ़ा, माइनस 1 अपॉन tan अल्फ़ा। अब अगर इस tan अल्फ़ा को भी हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं तो आप देखिए ये क्या बनेगा, tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा, tan अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई tan बीटा, दिस इज इक्वल टू माइनस 1। या हम ये बोल सकते हैं m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 इज इक्वल टू माइनस 1 और m2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m1। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उसके बीच में जो हमें कंडीशन मिलेगी वो हमें मिलेगी m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 1। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इस तरीके से जो है दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती हैं तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 1, और अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो m1 इज इक्वल टू m2, ये हमें मिलता है। अब मान लेते हैं कि कोई भी दो लाइंस हैं, एक लास्ट फॉर्मूला और हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब अगर दो लाइंस दे रखी हैं तो इनका स्लोप दे रखा होगा m1 m2। स्लोप्स आर गिवन, m1 इज द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, m2 इज द स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। तो हम tan थीटा करके एंगल लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू, अब m1 माइनस m2 लिखें हम तो हम यहाँ पे इस तरीके से इसको लिख सकते हैं,
m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, और नीचे आ जाएगा आपका 1 प्लस m1 m2। तो ये जो है एंगल बन जाएगा। जनरली हम एक्यूट एंगल लिखते हैं, तो इसको हम मॉड के अंदर डाल सकते हैं। तो m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1 एक ही चीज़ हो जाएगी, क्योंकि हमने मॉड लगा दिया है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। अब आप ये देखिए थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है, मतलब दो लाइंस के बीच का एंगल 0 है। तो ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगा, m1 इज इक्वल टू m2 मिल जाएगा। अब अगर मान लेते हैं कि 1/tan थीटा 0 हो जाता है, इसका मतलब 1 प्लस m1 m2 0 हो जाएगा, m1 m2 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों लाइंस हमारी परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो वही चीज़ हमारी इस tan थीटा से भी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इस तरीके से हम दो लाइंस के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं हमें अपनी स्ट्रेट लाइंस को शुरू करने के लिए। कुछ फॉर्मूले हमने 10th में पढ़े थे, कुछ फॉर्मूले अभी मैंने आपको नए बताए हैं। ये सारे फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं अच्छी तरीके से। फिर हम अगली क्लास के अंदर अपनी एक्सरसाइज 0.1 शुरू करेंगे, 10.1। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आया है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए। इसके साथ ही हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।